मैंने लगभग 1.5 डिकेड एक हाइबरनेशन में बिताया। एक ऐसा हाइबरनेशन जहां पर मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है ये मेरे बगल वाले को भी नहीं पता। 15 साल 15 साल। तो सबसे पहले हम बोलते हैं डेस्टिनी। तो क्या डेस्टिनी हर बंदे की एक लिखी गई है पहले से ही? और अगर डेस्टिनी लिखी हुई है तो मैं मेहनत क्यों करूं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है। देखिए, जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम बदलें, जो हमारे कंट्रोल में ना है उसको हम एज इट इज छोड़ दें। हर वो चीज जो गलत है वो गलत है। एस्ट्रोलॉजी कभी किसी गलत को प्रमोट नहीं करता। हमारा कोई भी फेस्टिवल ये नहीं बोलता आप अकेले मनाओ। हमारा सारा फेस्टिवल ये बोलता है कि आप सब लोग साथ आके मनाओ। जो कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करता है, जो कोलैबोरेशन की बात करता है, यहाँ पे हमें एक चीज ध्यान रखने की जरूरत है। प्रेडिक्शन के साथ साथ हमें उस डायरेक्शन में एफर्ट डालना भी जरूरी है। एस्ट्रोलॉजर का पर्पस ये नहीं है कि मैं प्रेडिक्ट करूं और मैं गायब हो जाऊं। और यही वजह है कि आप अगर मुझसे कंसल्ट करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप आए, पैसा दिए, कंसल्ट किए और आप कहाँ मैं कहाँ। आप जो कंक्रीट जाना था तो बताओ, फॉलोवर का नंबर, रेवेन्यू का नंबर, मैं कंक्रीट उस पर आंसर दे चलो सकता हूं। बिजनेस की बात कर लेते हैं। वेयर विल आई बी इन 18 मंथ्स? ठीक है कि आपका बिलीफ, आपका फेथ बहुत मैटर करता है। इफ यू डोंट बिलीव इट, इट वोंट वर्क फॉर यू। एज सिंपल एज इट इज। करेक्ट। Hello and welcome to another episode of राहुल को समझ नहीं आता. I hope you guys are liking the content that we're putting out and the guests that we're inviting. तो यार एक ऐसा टॉपिक है जो आई थिंक हर बंदे की जिंदगी के अंदर कहीं ना कहीं यू मस्ट हैव टच्ड अपॉन इट. किसी का अच्छा एक्सपीरियंस रहा है तो किसी का बुरा. एस्ट्रोलॉजी एंड देन कम्स न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सारी चीज़ें आती हैं. तो रिसेंटली मैंने सिद्धार्थ सर के साथ कनेक्ट किया एंड आई इन्वाइटेड हिम टू माई पॉडकास्ट क्योंकि मेरे खुद के बहुत सारे सवाल हैं. तो राहुल को समझना है सबसे पहले तो, और फिर हमें हमारी ऑडियंस को भी समझाना है कि सर ये है क्या. तो सिद्धार्थ सर has been in this field for the longest time and he's established a lot, right? उनकी कम्युनिटी 5 लाख लोगों से ज़्यादा बड़ी कम्युनिटी बन चुकी है अब. इतने सारे ब्रांड्स को उन्होंने हेल्प करा है, इतने सारे प्रोफेशनल्स, पॉलिटिशियंस को वो हेल्प कर चुके हैं, और अलग अलग चीज़ों के अंदर उन्होंने अपनी मास्टरी हासिल करी है. तो सर, थैंक यू सो मच फॉर टेकिंग योर टाइम आउट. और शुरू करते हैं. सबसे पहले राहुल को समझाओ कि एस्ट्रोलॉजी के साथ आपने दोस्ती कब करी? बिल्कुल। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी. अगर एस्ट्रोलॉजी से मेरी जर्नी की बात करें तो मेरी एस्ट्रोलॉजी की जर्नी मेरे घर से ही है, क्योंकि ये फैमिली हिस्ट्री में था. बट वो था कि वो पर्दे के पीछे रहना पसंद करते थे, मुझे थोड़ा लाइमलाइट पसंद है. मैंने अपनी जर्नी शुरू की 6 साल की उम्र में. एंड ये जर्नी शुरू हुई मोर ओवर स्पिरिचुअलिटी से. मतलब जो हमारा है, चाहे हमारी मंत्रों की चैंटिंग हो, चाहे हमारे हवन हो, वहाँ से ये चीज़ें शुरुआत हुई. जो एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, पामिस्ट्री, हीलिंग मोडालिटी, इनके तो जाता रहा. मैंने लगभग 1.5 डिकेड एक हाइबरनेशन में बिताया. एक ऐसा हाइबरनेशन जहाँ पर मुझे एस्ट्रोलॉजी आती है ये मेरे बगल वाले को भी नहीं पता था. 15 साल 15 साल जो सिर्फ पढ़ाई और रिसर्च का समय था. मुझे लगा कि किसी भी सब्जेक्ट को समझने के लिए, और सबसे ज़्यादा समझने से ज़्यादा उस सब्जेक्ट को आज के हिसाब से कॉन्टेम्प्रोरी बनाने के लिए ये समय ज़रूरी है. तो ये पूरा जर्नी रहा. 2013 में मैंने प्रैक्टिस करना शुरुआत किया कि आप कितना भी पढ़ लें, बट जब तक आप एक्चुअल ग्राउंड में नहीं आएंगे आपको ये पता नहीं चलेगा क्या सही है क्या गलत है. तो 2013 से मैंने प्रैक्टिस करना शुरू किया. तो प्राइमरली फैमिली, फ्रेंड्स, उनके रेफरल्स, ये यूजुअली पहले क्लाइंट्स बनते हैं जी. फिर दिस इज ट्रू इन एवरी बिजनेस. दिस इज ट्रू इन एवरी बिजनेस. मतलब पहले इन्वेस्टर्स भी यही होते हैं, पहले क्रिटिक भी यही होते हैं, पहले क्लाइंट्स भी यही होते हैं. तो अगला 5 साल मैंने इनके साथ ही बिताया. नो ज़्यादा मार्केटिंग, कुछ भी नहीं, कोई रीच नहीं, कि इन्हीं लोगों को मुझे हेल्प करना है कि जो मैं चीज़ें बता रहा हूँ वो हो रहा है या नहीं हो रहा है. कि भाई अगर मैंने बोला कि आपको 2 साल में यहाँ आप जाओगे या वहाँ आपको ये काम मिलेगा, वो घटना घटी कि नहीं घटी, इसको 5 साल मॉनिटर किया. 2018 में जब मुझे लगा कि हाँ अब बहुत रिसर्च हो गया, बहुत लोगों को रियल टाइम में बता भी दिया, अब इसको एक लेवल और लेके आते हैं, तब मैं आया ऑनलाइन डेब्यू में, जहाँ मैं इसको बहुत एग्रेसिव लोगों तक पहुँचाना शुरू किया, कंटेंट के जरिए, बाकी चीज़ों के जरिए. ये जर्नी फिर वहाँ से जुड़ती चली गई. नाइस. तो लिंक्डइन पे आपकी अच्छी कम्युनिटी बनी हुई है और आपकी सोशल मीडिया के पोस्ट भी बहुत ज़्यादा रेलेवेंट होते हैं और हार्ड हिटिंग भी होते हैं कुछ. आप फैक्ट्स के बारे में बात करते हो, रियलिटीज़ के बारे में बात करते हो, ग्राउंड से जुड़ी हुई जो चीज़ें हैं उनको निकाल के आप ऑडियंस के सामने लेकर आते हो. तो सिद्धार्थ सर, 2-3 चीज़ें हैं जो मेरे दिमाग में चल रही हैं और मैं आपसे पूछना चाहता हूँ. सबसे पहले हम बोलते हैं डेस्टिनी. तो क्या डेस्टिनी हर बंदे की एक लिखी गई है पहले से ही, कि ये एक मिथ है, आपको अपने हार्डवर्क करके रिजल्ट मिलते रहेंगे, और अगर डेस्टिनी लिखी हुई है तो मैं मेहनत क्यों करूं? ये बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है. इंटरेस्टिंग इसलिए है, सबसे पहले समझते हैं डेस्टिनी क्या है. ये समझना बहुत ज़रूरी है. डेस्टिनी, हम किसी भी सिनेरियो को, किसी भी अपॉर्चुनिटी पे रिस्पॉन्ड कैसे करते हैं, ये डेस्टिनी है. इसको एग्जांपल से बताऊं तो हमारी ज़िंदगी एक लैब मैनुअल की तरह है, जिसमें बहुत सारे फिल इन द ब्लैंक्स और बहुत सारी चीज़ें पहले से लिखी गई.
जो चीज़ें लिखी गई हैं इनको हम बोल सकते हैं ये हमारे संचित और प्रारब्ध कर्म है। संचित और प्रारब्ध कर्म वो कर्म है जो अपने पिछले जन्मों से लेकर आए। जो ब्लैंक है, जो खाली जगह है, वो है हमारे क्रियामान कर्म। क्रियामान कर्म का मतलब वो कर्म जो हम अपने जीवन से जन्म लेने से हर दिन हर पल कर रहे होते हैं। क्रियामान कर्म में ये क्षमता है कि वो भाग्य को बदल सकती है, लेकिन उस क्षमता के लिए हमें मेहनत करना पड़ेगा, उस क्षमता तक रीच करना पड़ेगा। जो लोग मेहनत करते हैं वो कर पाते हैं। हमारे यहाँ से बहुत सारे एग्जाम्पल हुए हैं। अगर मैं पुरानों से एग्जाम्पल दूँ तो ऋषि मार्कंडेय का एक एग्जाम्पल है, जिनकी जब जन्म हुई थी तो उनके पिता ही ने बोला था कि मैं तुम्हारी आयु 12 वर्ष ही, बट उन्होंने महादेव की आराधना की और उन्होंने अपनी मृत्यु तक को टाल दिया। वट सावित्री जिसकी हम सब लोग पूजा करते हैं, जिन्होंने यमराज से अपने पति के प्राण तक लिए हैं। तो अगर आप में वो डेडिकेशन है, वो डिवोशन है, तो हम बिल्कुल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ एक और पहलू आता है कि क्या हर कोई ये कर सकता है? इसका जवाब है हमें इसके प्रति बिना किसी चीज़ को सोचे हुए आज का जो समय है, जो प्रेजेंट है, यहाँ हमें अपने क्रियामान कर्मों को ठीक करना पड़ेगा। अगर हम ये सोचें कि हम कर्म अच्छे ना करें या चीज़ों को ठीक ना करें और एस्ट्रोलॉजी हमें कोई ब्लेसिंग दे देगी, ऐसा नहीं। एस्ट्रोलॉजी कर्म का विज्ञान है। जो आप कर्म करते हो, जो आप डीड्स कर रहे हो, जो आप एक्शंस कर रहे हो, उसके बेस पे आपको रिजल्ट लेके आ रहा है। तो डेस्टिनी अपने आप में कर्मों का है। तो उस कर्मों को देखें, कुछ कर्मों को हम बदल सकते हैं, कुछ कर्मों को हम नहीं बदल सकते हैं। बट ये नहीं कि 100% रिटर्न है। ये एक लैब मैनुअल है जहाँ हाफ रिटर्न है, हाफ प्री फिल्ड है और हाफ चीज़ें आपको भरनी है अपने कर्मों के जरिए। ये आपने काफ़ी सही बात बोली। आज मैं जो कर रहा हूँ वो मेरा पास्ट बनता जा रहा है। अभी हम लोग बात कर रहे हैं, ये पास्ट हो जाएगा थोड़ी देर में। ये हमारी एक तरह से कर्म बन रहा है धीरे धीरे, तो इसी को हमारा फ्यूचर बनाएंगे। करेक्ट? तो हम फ्यूचर यहीं से सेट कर रहे हैं और पास्ट हमारा बनता जा रहा है। तो अब मैं एक चीज़ पूछता हूँ आपसे सर कि मैं पहले एक 9 to 5 जॉब में था, फिर मैंने एंटरप्रेन्योरशिप की एक मुहिम की शुरुआत करी। 2021 में मैंने अपनी जॉब छोड़ी थी एंड 3 साल हो गए मुझे कुछ आज आई थिंक ऑलमोस्ट 20 जुलाई में ही छोड़ी थी मैं। जुलाई 21st वाज माय लास्ट डे इन 2021 व्हेन आई क्विट माय जॉब। स्टार्टेड दिस न्यू जर्नी। आई वाज वॉकिंग इनटू अ पाथ ऑफ अनसर्टेनिटी। मुझे नहीं पता था आगे क्या आने वाला है। उस सदगुरु का एक फ्रेज है जो मुझे बहुत ज़्यादा रिलेट करता है कि आप जब गूगल मैप्स पे लोकेशन डालते हो कि आपको गोवा जाना है दिल्ली से, तो आपका रास्ता तो सेट है। आपको एक टाइम पे 300-400 मीटर ही दिखता है, बट वो गोवा है वहाँ पे। करेक्ट? तो you know your destiny is there, but you can only see a little path of it. अनसर्टेनिटी बहुत आती है सर इसके अंदर, और वहां जब वो अनसर्टेनिटी आती है ना, वहां लोगों को लगता है डर कि यार कल क्या होगा मुझे नहीं पता। तो जब वो डर लगने लगता है तो लोगों को याद आती है एस्ट्रोलॉजी कर लेते हैं, तो उनको लगता है न्यूमरोलॉजी में बिलीव कर लेते हैं, क्योंकि उन्हें नहीं पता कल क्या होने वाला है। वो कर्म तो कर रहे हैं बट एक डर है, तो वो डर को कैप्चर करता है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी, और एक तरह से उसको ओवर पावर करके कई बार इसका गलत फायदा भी उठाया जाता है। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज कि अगर कोई बंदा इस अनसर्टेनिटी की तरफ जा रहा है, हाउ कैन दे टेक हेल्प ऑफ एस्ट्रोलॉजी, नॉट बी फूल्ड बाय एन एस्ट्रोलॉजर? मैं बहुत ऑनेस्ट और फ्रैंक बात कर रहा हूँ आपसे, क्योंकि आपका इतना एक्सपीरियंस रहा है सर, और हम पहले भी जो डिस्कशन कर रहे थे आई थिंक काफ़ी ऑनेस्टी झलकती है आपके अंदर से, तो इसलिए मैं आपसे ये सवाल कर पा रहा हूँ और एक जवाब ढूंढना चाह रहा हूँ उसके लिए। देखिए, सबसे पहली चीज़, बिल्कुल अनसर्टेनिटी एक ऐसा है जो सबके जीवन में होगा। जी। क्योंकि जैसा आपने बोला कि हमारा एक देखने का दायरा कम है। इसी अनसर्टेनिटी को कम करने का नाम है एस्ट्रोलॉजी। अगर एस्ट्रोलॉजी को हम हिंदी में देखेंगे, उसका नाम है ज्योतिष, जो ईश्वर की ज्योति है, जिसको वेदांग कहा गया, जो वेदों का हिस्सा है। तो एस्ट्रोलॉजी का मेरे हिसाब से जो रियल पर्पस है, वो पर्पस यही है कि हमें जीवन में कब क्या करना चाहिए, इसका एक गाइड बुक है। तो इसको हम समझ सकते हैं कि ऐसे सिस्टम के रूप में, एक ऐसे गाइडेंस मैप के रूप में, जो हमको हेल्प कर सकता है, गाइड कर सकता है अपने कर्मों को करने में। जैसे कब मुझे शुरुआत करनी है, कब मुझे शुरुआत नहीं करनी, तो हम छोटी छोटी जो चीज़ें हैं उसको कर सकते हैं। और ये कुछ नई बात नहीं है कि जो एस्ट्रोलॉजी ने दे दिया। अगर अपने हम दादी माँ और नानी माँ के जनरेशन में जाएं, तो वो करते थे कि आज ये दिन है, यहाँ नहीं जाना चाहिए, या आज ये दिन है, यहाँ जाओ काम बनेगा। तो वो सबके पीछे साइंटिफिक रैशनल है। हर वो चीज़ जो पुरानी है वो गलत नहीं है, और हर वो चीज़ सही भी नहीं। तो हमें अपने दिमाग को इस्तेमाल करते हुए समय के कसौटी पे उसको तराशना है, क्या सही है क्या गलत है, एक लॉजिकली इंडिपेंडेंट डिसीजन लेना है। अब रहा सवाल कि हम कैसे फूल ना हो। देखिए, सबसे पहली चीज़, अगर आपकी दशाएं सही नहीं होंगी तो आप वैसे लोगों तक ही पहुंचोगे जो आपको जहां आप धोखा खा सकते हैं। तो समय को समझना बहुत ज़रूरी है। दूसरा सबसे बड़ी चीज़ ये है कि आपको हर चीज़ का अल्टरनेटिव है।
पर जिसकी दशा सही नहीं है वो कैसे समझेगा समय को सर? देखिए, अब दशा सही नहीं है तो ईश्वर के शरण में जाइए। हाँ, देखिए हमारे जीवन में कुछ बेसिक मूलभूत चीज़ें, अब बेसिक मूलभूत चीज़ें क्या है? बेसिक मूलभूत चीज़ें ये हैं कि जो आपके माता-पिता हैं, उनका आप सम्मान करें, उनको एक रिस्पेक्ट दें। जो आप, और सिर्फ माता-पिता ही आपका परिवार नहीं है। हमारे भारतीय सभ्यता में या भारतीय संस्कारों में परिवार बहुत बड़ा होता है। जितने हमारे रिश्ते हैं, वो और कुछ नहीं, किसी न किसी ग्रह के रिप्रेजेंटेटिव हैं। अगर सिर्फ आप अपने एक पूरे परिवार को सम्मान देना शुरू कर दें, तो आप ग्रहों से उनकी आशीर्वाद, उनकी ब्लेसिंग लेना शुरू कर देंगे। और अगर वो माँ-बाप सही नहीं है, टॉक्सिक हैं तो? ये बड़ा अच्छा पॉइंट है। आज की तारीख में बिल्कुल ये संभव है। है ना सर? हो है, सकता मैं है, बहुत लोग बिल्कुल हो सकता है। मैं इसको रूल आउट नहीं करूँगा कि नहीं ही हो सकता है। हाँ। देखिए, यहाँ पर कॉलेज के दिनों में हम क्रश होते हैं, सबके होते हैं। जी। वहाँ क्या करते हैं? वो तो पसंद नहीं करती, हाँ। तो हमारा प्यार कम थोड़ी होता है। प्यार तो वही रहता है ना। तो वैसे ही वो वन साइडेड अफेयर होता है ना सर फिर? हाँ, बस आप अपनी भावना अपनी तरफ से रिस्पेक्ट आप करते अपनी रहें। भावना से जो है अपना करें। हम्म। हमारा दायित्व है, देखिए जो हमारे कंट्रोल में है उसको हम बदलें, जो हमारे कंट्रोल में ना है उसको हम एज इट इज छोड़ दें। तो देखिए, आपको अपने कर्मों के जरिए, अपनी भावनाओं के जरिए हमें वो अपने अंदर लाना है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज जो जरूरी है कि हम, जो हमारा प्रकृति है, हम उसका सम्मान करें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप प्रकृति का सम्मान नहीं कर रहे, तो प्रकृति आपको कुछ आशीर्वाद देगी, ऐसा भी नहीं होगा। तो प्रकृति का सम्मान करें, तो दूसरा सबसे बड़ा चीज। तीसरा, हर व्यक्ति के जीवन में एक उसके इष्ट होते हैं। इष्ट का मतलब वो देवी या देवता या वो फॉर्म ऑफ यूनिवर्स जिसको वो अपने बुरे से बुरे वक्त में याद करता है। आप उनके प्रति डेडिकेटेड रहो। अगर आप ये तीन चीजें कर रहे हैं, तो ये आपको मेक श्योर करेगा कि आपको सही माध्यम मिल जाए। देखिए, ईश्वर कभी इस धरती पे नहीं आते। जी। ये मैं ईश्वर बहुत, होता है सर, ये आप बिलीव करते हो ईश्वर? ना बिल्कुल believe? होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। ईश्वर होते हैं, इसमें कोई बिल्कुल शक नहीं है। हाँ। और मैं फिर अगले 1-2 मिनट में बता भी दूंगा ईश्वर कैसे है। हाँ। देखिए, सबसे बड़ी चीज है, ईश्वर इस धरती पर हमेशा नहीं आएंगे, हर किसी की इच्छाओं को पूरा करने नहीं आएंगे। वो क्या करते हैं? जो आप आराधना, पूजा चीजें कर रहे हैं, वो किसी मनुष्य को अपना माध्यम बनाएंगे। उस मनुष्य के जरिए आपको मार्गदर्शन देंगे कि चल भाई तू जा, उसको ये सलाह दे दे। कभी कभी क्या होता है कि हमारा जो अनएक्सपेक्टेड सलाह है या अनएक्सपेक्टेड ओपिनियन है, वो हमारे लिए कंप्लीट नया डायमेंशन सेट करके चला जाता है। इस बीच में एक पुराना सवाल हमारा छूट गया कि हम एस्ट्रोलॉजर से फूल कैसे ना हो। अगर हम उसकी बात करें, देखिए इसका कोई पैमाना नहीं, बट एक तरीका हो सकता है। अगेन मैं बोला, ये फुल प्रूफ तरीका नहीं है, बट एक अच्छा तरीका है कि आप एस्ट्रोलॉजर को कुछ ना बताएं। आप जाएं, अपना डेट ऑफ बर्थ दें, जो भी वो जानकारी मांगता है, डेट ऑफ बर्थ, टाइम, प्लेस, नाम, उसको दें और उससे सुनने की कोशिश करें कि वो आपके अतीत की घटनाओं के बारे में या आपकी आज की घटनाओं के बारे में कितना प्रिसाइज बता पा रहा है। अगर वो 70-80% भी प्रिसाइज आपकी घटनाओं को बता पा रहा है, तो वो पर्सन एक अच्छा पर्सन है जिसकी आगे की घटनाओं को आप सुन सकते हैं, समझ सकते हैं। एस्ट्रोलॉजी किसी भी अंधविश्वास को प्रमोट नहीं करता। अगर एस्ट्रोलॉजी में कोई महंगा जेमस्टोन का उपाय है, तो एक सस्ता पेड़ की जड़ का भी उपाय है। हर बजट में उपाय बताए गए। तो आप ये मत सोचें कि मुझे कंसल्टेशन फ्री मिल रहा है या पैसे ले रहा है। जहां कोई चीज फ्री है, वहां आप खुद प्रोडक्ट या सर्विस बन जाते हैं। अमूमन यही होता है। ऑफ कोर्स। तो वो हमें ध्यान रखना है। तो ये एक अच्छा तरीका हो सकता है। यहाँ एक कौशन जानना जरूरी है। बहुत सारी ऐसी साधनाएं हैं, बहुत सारी ऐसी विधाएं हैं जो किसी व्यक्ति को पास्ट जानने में बहुत हेल्प करता है। आपको पास्ट पता चल जाएगा, लेकिन फ्यूचर सही नहीं होता। तो ये हमेशा फुल प्रूफ नहीं है, एक अच्छा तरीका है। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि आप कुछ लोगों को शॉर्टलिस्ट कर लें जिनसे आप कंसल्ट करना चाहते हैं। उनके नाम की छोटी छोटी पर्चियां बना लें और अपने इष्ट को याद करके एक पर्ची निकालें। जो पर्ची निकले उससे कंसल्ट करें। तो मतलब आप कह रहे हो कि जैसे फॉर एग्जांपल मेरे को, मैं कंसल्ट करना चाहता हूँ किसी से और मैंने रिसर्च करा, 4-5 लोगों का नाम आया, तो फिर मैंने रिव्यूज़ पढ़े उनके, तो आपका एक नाम आता है, उसमें से मैंने आपकी एक पर्ची बनाई और 3-4 लोग और हैं, और मैंने भगवान को बोला कि भैया बताओ इसमें से कौन सा करना है। एक उठाया, आपका नाम आया, तो आपसे बात करें। बिल्कुल, ये एक तरीका हो सकता है कि ईश्वर पे छोड़ें। देखिए, यहाँ पे क्या है कि आपको बहुत सारे तरीके अपनाने पड़ेंगे और एक चीज़ ध्यान रखना है, आपको हमेशा अपने सेंस को ओपन रखना है। हर वो चीज़ जो गलत है वो गलत है। एस्ट्रोलॉजी कभी किसी गलत को प्रमोट नहीं करता। एस्ट्रोलॉजर चाहे मैं ही क्यों ना हो, सही या गलत हो सकता है, लेकिन शास्त्र में उसका दूसरा सोल्यूशन भी होगा, दूसरा अल्टरनेटिव भी होगा। आप अल्टरनेटिव के पास जाए। फिर अभी आपने ईश्वर की बात करी सर, तो मैं मानता हूँ भगवान में, मेरा विश्वास है एक पर्टिकुलर जगह पे, पर वो मेरा विश्वास है।
पर क्या ईश्वर एक्चुअली एग्जिस्ट करते हैं मुझे नहीं पता। वो किसी ने बोला कि भैया यहाँ पे हमें इनका प्रकट होने का समझ में आया, तो हमने यहाँ पे मंदिर बना दिया। इंडिया के अंदर 33 करोड़ भगवान हैं, कहीं पे किसी ने किसी को भगवान माना है, किसी ने किसी को भगवान माना है। इवेंचुअली हम एक यूनिवर्स का पार्ट हैं, जो मुझे साइंस की तरफ से समझ में आता है। उसके अंदर यूनिवर्स के अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज हैं, गैलेक्सीज के अंदर सोलर सिस्टम्स हैं, सोलर सिस्टम के अंदर प्लैनेट है, प्लैनेट के अंदर लाइफ है, लाइफ के अंदर हम एक छोटा सा पार्ट है, और उस छोटे से पार्ट में और भी छोटी चीज़ें हमारी डिस्कशन हो रही है, और हमारे दिमाग के अंदर पता नहीं क्या ही बन रहा होता है। तो वी आर अ वेरी माइक्रोस्कोपिक पार्ट ऑफ दिस एंटायर यूनिवर्स। अब इसके अंदर साइंस कहती है कि हम एटम से बने हुए हैं, हमारे अंदर प्रोटॉन न्यूट्रॉन ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ईश्वर कहाँ आते हैं सिचुएशन के अंदर, वो मेरे को जेन्युइनली आई कीप क्वेश्चनिंग दिस टू माई सेल्फ ऑल्सो। तो वो कहाँ पर आता है सर, हाउ डज दैट हैपन? मैं इसको आंसर करता हूँ। पहले तो एक छोटा सा करेक्शन कर देता हूँ आपके सवाल में। 33 करोड़ देवी देवता नहीं है, 33 कोटि देवी देवता है। कोटि का मतलब होता है प्रकार, टाइप। तो 33 करोड़ नहीं, 33 प्रकार के देवी देवता। ठीक। ये एक कॉमन मिथ है जो काफी लोगों में चलाता है, क्योंकि संस्कृत में क्या होता है, एक वर्ड के अलग अलग मतलब हो सकते हैं अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में। जैसे इंग्लिश में बात करें, अगर हम यू लिखते हैं, उसका मतलब तुम भी है और आप भी है। जी बिल्कुल। सिमिलरली जो कोटि संस्कृत का वर्ड है, उसका प्रकार भी मतलब है और करोड़ भी। तो ये एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट पिछले 20-25 सालों में लोगों ने कॉन्टेक्स्ट कोट कर दिया। अब बात करते हैं ईश्वर को कैसे समझें। ईश्वर को समझने के लिए आपको अपने अंदर झांकने की जरूरत है। ईश्वर आपको कहीं बाहर नहीं मिलेगा, ईश्वर आपको अपने अंदर मिलेगा। जो नहीं मानते हैं उनको समझाने का कोई तरीका नहीं हो सकता, लेकिन कुछ चीज़ें हो सकती। जैसे अगर हम विज्ञान की बात करें, तो विज्ञान बोलता है कि हमारे शरीर में सेल है, कोशिका है, वो कोशिका ऐसे बनती है। किसी भी किताब को उठा लीजिए, उसमें लिखा हुआ है कोशिका कैसे बनती है, सेल कैसे बनता है। आज तक के मानव इतिहास में एक ऐसा रिसर्च नहीं हुआ है जिसने उन सारे केमिकल कंपाउंड्स को लिया हो और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म बना दिया। आज तक नहीं हुआ। कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कभी भी साइंस ने बनाया है, उसकी शुरुआत हमेशा दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म से हुआ है। तो इवन आफ्टर नोइंग ऑल द कंपोजिशंस एंड एवरीथिंग यू नो, कुछ ऐसा हिस्सा है जो हमें नहीं पता है। अब इस बारे में एक उदाहरण है। एक अर्ली 1900s में एक रिसर्च हुआ था यूएस में, जिन्होंने एक, और बड़ा कंट्रोवर्शियल रिसर्च है, जिन्होंने 6-8 लोगों पे एक रिसर्च किया, उनके मरने के समय के टाइम को मॉनिटर करके उन्होंने आत्मा को माना कि आत्मा का वजन क्या है। वैसे एक कंट्रोवर्शियल रिसर्च है, काफ़ी लोग उसको मानते हैं, काफ़ी लोग नहीं मानते हैं। एक चीज़ तो हमें समझना पड़ेगा कि इन सब चीज़ों के बाद भी कुछ ऐसा लाइफ फोर्स है जो चीज़ों को क्रिएट कर रहा है, जो चीज़ों को बना रहा है। वही लाइफ फोर्स आत्मा है, और हमारा आत्मा ही ईश्वर का स्वरूप है। इसीलिए हमारे शास्त्रों में एक सेइंग आती है, अहम ब्रह्मस्मि, कि मेरी जो शरीर के अंदर आत्मा है वो उस परम पिता परमात्मा का एक अंश है। दूसरा एक और ईश्वर है जिससे हम सब लोग मिलते हैं, आज आपको भी मिलाता हूँ। वो ईश्वर है समय। समय पर समय तो हम ही ने क्रिएट किया है ना सर? नहीं, हाँ, समय आपने क्रिएट नहीं समय ह्यूमन क्रिएटेड है सर। हम ही ने बोला कि ये इतने सेकंड होंगे, इतने सेकंड बना के घंटे बनेंगे, घंटे बना के दिन बनेगा। नेचर ने तो हमें दिन और रात दिया था। बस देखिए, मैं उसको आंसर करता हूँ। देखिए, समय जब आप समझते हैं, समय का मतलब ये नहीं कि अभी कितने बजे हैं, वो मनुष्य ने बनाया है, बट समय एग्जिस्ट करता है। अगर उस रेफरेंस पॉइंट को आप ना भी रखें तो भी समय है। जो कि अगर हम बात करें हमारी जो प्रकृति की संरचना है या पृथ्वी की संरचना है, वो भी कभी ना कभी हुई थी, कभी ना कभी शुरुआत तो हुआ था, कभी ना कभी खत्म भी होगा। समय अपने आप में ईश्वर का सबसे बड़ा सूचक है। और श्रीमद् भगवत गीता में अगर आप जाएंगे तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, कालो अस्मि, मैं ही काल हूँ। वहाँ काल का मतलब समय से है, समय काल से। तो समय को सम्मान करना एक बहुत अच्छी टिप्स है, बहुत अच्छी रेमेडी है जी। आपको जीवन में अच्छा करना है तो समय को रेस्पेक्ट करना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल। अब हमारे यहाँ यूजुअली क्या होता है, अरे 1 बजे का समय है, 1:05 में चलेंगे, क्या ही फर्क पड़ जाता है। सैड है बट हाँ रियलिटी है। सैड है बट रियलिटी है। अब एक चीज हमेशा ये मान लीजिए, अगर आप समय का सम्मान नहीं करेंगे तो प्रकृति कभी आपका सम्मान नहीं करेगी। मैंने ऐसे बहुत एग्जांपल्स देखे हैं, मैंने सर बहुत सक्सेसफुल लोग हैं नहीं, जो समय की बिल्कुल रिस्पेक्ट नहीं करते। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आप एक ऐसा उदाहरण बता दो। देखिए, ऐसा नहीं है, ये आप एक्सेप्शंस हो सकते हैं। हमें ऐसा लगता है, मैं एग्जाम्पल दूँ, हम बहुत सारे प्रोग्राम में जाते रहता है, अरे ये फलाने नेताजी हैं, लेट आए। वो लेट नहीं आते हैं, उनका टाइम फिक्स होगा, वो टाइम आपको नहीं बताएगी, वो ऑर्गेनाइजेशन का प्रॉब्लम है, तो चलो क्योंकि उनको उनके टाइम पर है। तो यूजुअली जो समय का सम्मान है वो बेसिक नेसेसिटी है। फेयर पॉइंट, आई एग्री विद यू। और जो आपको करेगा और जो आपको हेल्प करेगा। दूसरा क्या है, समय गंजा है, खासकर पीछे से और दोनों साइड से। समय को आप हमेशा उसके आगे से पकड़ सकते हैं। इसका मतलब आपको समय के आगे चलना पड़ेगा।
प्रोएक्टिव होना पड़ेगा। जब आप समय से आगे चलेंगे, और यही काम आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी करता है, जो आपको समय से आगे चलने में हेल्प करता है। जैसे एक उदाहरण दे लें भाई, आप मेरे पास आए, मेरी आपसे बात हुई, मैंने बोला राहुल आप देखो भाई, ये जो साल है ना, थोड़ा आपको ड्राइविंग का ध्यान रखना है, एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि भाई मैं ड्राइविंग केयरफुली करूँ। रैश ड्राइविंग तो वैसे भी नहीं करनी चाहिए, लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक्स्ट्रा कॉशियस हो जाऊँ, मेरा काम बन गया। अगर मैं बोलूँ राहुल आपका बहुत अच्छा समय है, आपको जो एक्सपेंशन करना है आप खुल के एक्सपैंड करिए, खुल के आपने कहीं से भी डेट लिया, लोन लिया, इन्वेस्ट किया, बिजनेस ग्रो किया, तो ये एस्ट्रोलॉजी को सही समय पे यूज करना होगा। ये फैक्ट है। आप दुनिया के जितने बिलियनर उठाएंगे, जितने उठा लीजिए, सबका एक स्पिरिचुअल साइड है। बिल्कुल, क्योंकि मुझे लगता है कि हर बंदा स्पिरिचुअलिटी के साथ कनेक्ट करना चाहता है, क्योंकि उसने पैसा बना लिया, बट वो एक अंदर से हॉलोनेस है ना सर। वो स्पिरिचुअल है इसलिए सक्सेसफुल है, वो फिलेंथ्रोपिक है इसलिए सक्सेसफुल है। तो उन्होंने उनके सक्सेस के पीछे की वजह यही है। हाँ, वो उस दूसरी चीज़, एस्ट्रोलॉजी और स्पिरिचुअलिटी दोनों एक दूसरे से अलग अलग नहीं है, दोनों एक दूसरे से बहुत मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं, कनेक्टेड है, क्लोजली एक बॉन्ड बना हुआ है, और कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में हम इसको लेवरेज करते हैं। अगर आप यूएस में जाएंगे तो वहाँ साइकिक्स, इल्यूमिनाटीज बहुत आएंगे। मतलब ऐसे ऐसे लिस्टेड कंपनीज हैं जो साइकिक्स की और इल्यूमिनाटीज की हेल्प लेते हैं, एंड दे पे देम सक्सेस फी कि ठीक है भाई हेल्प करो। एंड देखिए सीधी सी बात क्या है ना, आप इसको अपने डिसीजन मेकिंग पैराडिग्म का एक हिस्सा बनाए। इट्स अ पार्ट ऑफ ए डिसीजन मेकिंग मैट्रिक। अगर मैं मान लिया मैंने फाइनेंशियल ओपिनियन ले लिया, फंडामेंटल ओपिनियन ले लिया, टेक्निकल ओपिनियन ले लिया, एक एस्ट्रोलॉजिकल ओपिनियन भी ले लेते हैं, और वो मेरे डिसीजन मेकिंग को एक कुशन देगा। जहाँ मैं 500 करोड़ या 1000 करोड़ अगर इन्वेस्ट कर रहा हूँ, और वहाँ मुझे एक इनपुट आ रहा है जो अगर मैं उसके 0.1% को भी इन्वेस्ट करके वो इनपुट मेरे लिए हेल्प कर सकता है, अगर मुझे एक नेगेटिव ओपिनियन आ रहा है, मैं कॉशियस हो गया, उससे मेरे पैसे बच गए, मेरा आरओआई इज एक्सेलेंट। और ये जरूरी है, ये इसेंशियल है। तो यहाँ पे हमें जादू एक्सपेक्ट नहीं करना। एस्ट्रोलॉजी किसी जादू का नाम नहीं है। एस्ट्रोलॉजी ये नहीं कि आप मेरे पास आएंगे, किसी एस्ट्रोलॉजर के पास जाएंगे, भाई मैं आपको जादू दे दूंगा और आप अगले दिन अरबपति हो जाएंगे। लेकिन हाँ, आपको हेल्प हो सकता है अपने जर्नी तक पहुंचने में, अपने आप को जानने में। तो ईश्वर आपके अंदर है, आपकी आत्मा ईश्वर का सबसे साक्षात स्वरूप है। दूसरा, हमारी जो प्रकृति है, चाहे सूर्य है, चंद्रमा है, पेड़ पौधे, सब में ईश्वर का वास है। इसीलिए अगर आप हमारे सनातन धर्म में जाएंगे तो उसने प्रकृति को भी पूजने का नियम बनाया है। अगर आप हमारे फेस्टिवल्स को भी देखेंगे, चाहे मकर संक्रांति हो, चाहे होली हो, चाहे अगर आप बिहार और यूपी में जाएंगे छठ पूजा हो, जितने भी ऐसे फेस्टिवल्स बनाए गए हैं, या गणेश चतुर्थी हो महाराष्ट्र में, सब हमारे प्रकृति के तत्वों के अनुरूप बनाए गए हैं कि उस समय व्यक्ति को क्या जरूरत है, कि अब ये महीना आने वाला है, पर्सन के डाइट को चेंज कर दो। तो बहुत साइंटिफिक तरीके से क्यूरेट किया गया है कि भाई ये हमारा, अब जैसे मान लिया कि हम फेस्टिवल से आ रहे हैं, थक गए हैं, हमें जॉय चाहिए, हमें खुशी चाहिए, और साथ मिल के मनाएं। हमारा कोई भी फेस्टिवल ये नहीं बोलता आप अकेले मनाओ, हमारा सारा फेस्टिवल ये बोलता है कि आप सब लोग साथ आके मनाओ, जो कम्युनिटी बिल्डिंग की बात करता है, जो कोलैबोरेशन की बात करता है। आज हम भले कॉम्पीट करने लगे, बट ऋग्वेद की सबसे पहली टीचिंग है कोलैबोरेट। अगर सक्सेसफुल होना है तो कोलैबोरेट करना है। कभी कभी कॉम्पिटिटर्स भी कोलैबोरेट करते हैं और दोनों मिलकर ग्रो करते हैं। तो यहाँ पे हमें जरूरत है चीजों को आज के कॉन्टेक्स्ट में समझने की, आज के कॉन्टेक्स्ट में जानने की। करेक्ट। जैसे मैं कई बार अपनी मम्मी पापा के साथ ना मेरी आर्ग्यूमेंट होती है, वो बोलते हैं शाम को घर पे तुम जोत लगाया करो, तुम पूजा करा करो। तो मैं बोलता हूँ कि मैं सुबह जब अपनी मेडिटेशन करता हूँ तो उसी टाइम मैं हनुमान चालीसा पढ़ लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है, शांति मिलती है। मैं अपना ओम चैंटिंग कर लेता हूँ, मैं गायत्री मंत्र पढ़ लेता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। मैंने ये लिखवाया हुआ है, मेरी नानी ने सिखाया था, तो उनकी याद में मैंने यहाँ पे अपने हाथ पे भी लिखवाया हुआ है, बिकॉज इससे लास्ट मेमोरी मैं ये सेव करता हूँ। तो मैं जब मंदिर में भी जाता हूँ, भगवान के सामने बैठता हूँ, आंखें बंद करके अंदर ही देखता हूँ ना, तो मतलब भगवान मेरे अंदर है, जो आपने बोला। तो मुझे फिर एक्सटर्नल भगवान को ढूंढने की जरूरत तो नहीं होनी चाहिए। देखिए, अब यहाँ पे इसका डायरेक्ट आंसर नहीं है। बात एक्सटर्नल भगवान की नहीं, बात है कि हमें रिप्रेजेंटेटिव्स चाहिए। रिप्रेजेंटेटिव्स का मतलब जिस स्वरूप को हम देख सकें। हर इंसान इतना प्रिपेयर नहीं है, इतना कैपेबल नहीं है कि वो अपने अंदर झांक सके। अपने अंदर झांकना या अपने को इलस्ट्रेट करना टफ जॉब। तो वहाँ हमारे जो 33 कोटि देवी देवता हैं, जो 33 प्रकार के देवी देवता हैं, वो अलग अलग रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को, अलग अलग फंक्शंस को पूरा कर रहे हैं। तो जो हम बाहर के देवी देवता की बात करें, जो मूर्ति स्वरूप की बात करें ना, वो हमें एक रिप्रेजेंटेशन का फील करता है। दूसरा,
एक बहुत ज़रूरी चीज़ यहाँ ये समझना है कि मंदिर बने क्यों, ये बहुत ज़रूरी है समझना। अगर आप मंदिरों की बात करेंगे, मंदिर को समझने से पहले मैं एक दूसरी चीज़ समझाता हूँ। हम किसी हॉस्पिटल जाते हैं, एक्सेप्ट मैटरनिटी हॉस्पिटल, आप एक अच्छे इंसान हैं, तो आप ना चाहते हुए बहुत थोड़ा उदास हो जाएँगे। लोगों की बीमारियों को देख के, लोगों की, खासकर आप सरकारी हॉस्पिटल चले जाएँगे जहाँ उतने प्राइवेट रूम्स नहीं हैं, कहीं न कहीं आप में वो दुःख, वो सैडनेस आ जाएगा। आप किसी क्लब में जाते हैं, कहीं पार्टी करने जाते हैं, किसी की शादी में जाते हैं, यू फील हैप्पी। इसका मतलब वो जो जगह है, उस जगह की जो ऊर्जा है, जिसको हम जियोथर्मल एनर्जी बोलते हैं या लैंड एनर्जी, वो हमें प्रभावित कर रही है। तो मंदिर बनाने के पीछे जो तात्पर्य ये था कि वो जो वहाँ की ज़मीन की जो ऊर्जा है और उस जगह का जो वास्तु है, उसके आधार पे हम ऐसे सेंटर्स बनाएँ, जहाँ पर इंसान अपने घर से बाहर निकलकर एक खुद को शांत महसूस कर सके। आप जितने हमारे पुराने मंदिर हैं, जहाँ भी जाएँगे, हर मंदिर में अपनी एक ऊर्जा है, हर मंदिर की अपनी एक शक्ति है। शक्ति का मतलब कुछ इनविजिबल नहीं है, जो आपके मन मस्तिष्क को प्रभावित कर रहे हैं, जिसे हम बोल सकते हैं ऑरा। अगर आप और इसको साइंटिफिक तरीके से समझना चाहते हैं, तो बहुत सरप्राइजिंग है, बट फैक्ट है। तो जो हमारी ज़मीन होती है, हर ज़मीन की एक ऊर्जा है, जो मैंने पहले भी बताया, जिसको आप जियोथर्मल एनर्जी के रूप में समझ सकते हैं, या वास्तु में लोग उसको लैंड एनर्जी के रूप में भी समझते हैं। और ये आपके सस्टेनेबल बिल्डिंग प्लान में आपको हेल्प करता है। अगर आप सस्टेनेबल बिल्डिंग प्लान्स को देखेंगे, तो भाई जो नेचर का 5 एलिमेंट है, बैलेंस होना चाहिए, सनलाइट प्रॉपर आना चाहिए, नेचुरल सनलाइट आए ताकि एक पूरा लाइटिंग बनी रहे, एक्स्ट्रा लाइटिंग की ज़रूरत ना पड़े। ये सारी चीज़ें उस ऊर्जा को बूस्ट कर रही हैं, वो सारी चीज़ें उस ऊर्जा को बना रही हैं। और इसको आप समझ सकते हैं, ऐसा नहीं है। देयर आर साइंटिफिक टूल्स जो आपको हेल्प करेगा वहाँ की ऊर्जा को समझने के लिए। अगर किसी को फिर भी समझना हो, आज के दिन में बहुत सारे ऐसे टूल्स आ गए हैं जो आपके दिमाग के अंदर चलने वाले थॉट्स को, पैटर्न्स को या चीज़ को आपको प्रोजेक्ट करके दे सकती है। तो आप उसको कैप को वेयर कर लीजिए और ट्रैवल करिए। अलग अलग जगह के हिसाब से आपका मस्तिष्क आपको अलग अलग रेट देगा। Right. तो मंदिरों के पीछे या देवी देवताओं के पीछे तात्पर्य यही था कि हमें जो एक ऊर्जा चाहिए, एक कैटलिस्ट चाहिए, एक एक्सेलरेटर चाहिए, वो स्वरूप था। अब देख, एक आस्था का विषय है जिसको हम आस्था के जरिए भी देख सकते हैं। हर देवी देवता की अपनी एक कहानी है जो उनकी पुराणों में है, और ये कहानी नहीं है, ये इतिहास है। सबसे पहले लोग उसको माइथोलॉजी बोल देते हैं। ये माइथोलॉजी नहीं है, माइथोलॉजी होती है कल्पना, जो कल्पना से लिखी गई। ये कल्पना नहीं है, ये इतिहास है। ये वो घटनाएं हैं जो हमारे इस भूभाग पे हुआ है, इट हैज हैपेंड। तो ये एक लाइव कमेंट्री है उस समय का। जब हम रामायण को पढ़ते हैं या रामचरितमानस को पढ़ते हैं, तो ये उस समय काल की घटना है कि उस समय काल में क्या घटनाएं घटी। तो सबसे पहले हमें वहाँ समझना है। तो ये एक ऊर्जा का फील्ड है जो हमें हेल्प कर रहा है, जो हमें इन्हांस कर रहा है। थैंक यू। ये आई थिंक आपने मंदिर क्यों बने, कहाँ से शुरुआत हुई, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। मैंने भी, ये मेरे को नहीं पता था, बट थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। एंड यू आर राइट कि घर से बाहर निकल के एक पर्टिकुलर एनर्जी फ्रीक्वेंसी पे जाने के लिए वहाँ आपको हेल्प होती है। सो विच इज़ फैंटास्टिक। आई थिंक थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। ये अच्छी इंसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सर मेरे को ये बताओ कि एस्ट्रोलॉजी के बेसिक्स क्या हैं? मतलब अगर किसी को समझना है इसके बारे में, तो क्या बेसिक्स होने चाहिए, क्या सवालों के लिए हमें ध्यान रखना चाहिए, क्या इनपुट है, क्या आउटपुट एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, जब हम एस्ट्रोलॉजी के इनपुट की बात करते हैं, तो एस्ट्रोलॉजी में मुख्यतः 3 इनपुट है। आपका डेट ऑफ बर्थ। जब मैं डेट ऑफ बर्थ की बात करता हूँ, तो टाइम उसका हिस्सा है। डेट और टाइम दोनों एक ही सिक्के के 2 पहलू। दूसरा पहलू है आपका प्लेस, जहाँ आपका जन्म हुआ, और तीसरा पहलू है जो आपका नाम है। यहाँ एक और पहलू है, अगर किसी व्यक्ति ने अपना जन्म स्थान से दूर रहना शुरू कर दिया, चाहे आप देश बदल लो या शहर बदल लो, तो आपको वो पैरामीटर भी कंसीडर करना पड़ेगा। अच्छा, मतलब जैसे अगर मैं दिल्ली रहता था और अब गुड़गांव रह रहा हूँ, तो वो इसका इफेक्ट आएगा। बट दिल्ली और गुड़गांव बहुत पास हैं, तो बहुत ज़्यादा असर नहीं आएगा। लेकिन जब मान लें आप दिल्ली से आप यूएस चले जाएं, तो बिल्कुल बहुत सिग्निफिकेंट असर आएगा। अब जब ये इनपुट्स हैं, इसके बेस पे एस्ट्रोलॉजिकली कुछ पॉइंटर्स बनते हैं। सबसे पहला पॉइंटर है हमारी ये कुंडली, जिसको हम होरोस्कोप बोलते हैं आसान भाषा में। अब कुंडली को अगर ऐसे समझें, कुंडली हमारे जन्म समय पे, जन्म स्थान पे ग्रहों की स्थिति को बताता है कि कौन सा ग्रह किस राशि में है, किस नक्षत्र में है। राशि और नक्षत्र एक ऊर्जा के पिंड के रूप में हम समझ सकते हैं, एक ऊर्जा के जोन के रूप में समझ सकते हैं। वो एक एनर्जी फील्ड है, एनर्जी जोन है, जो हमारी इस प्रकृति को समझने में हेल्प करता है। इस कुंडली के आधार पे वैसे तो देखा जाए, हर ग्रह, हर राशि और जो जो नक्षत्र आए हैं, सबका अपना रोल है, सबका अपना सिग्निफिकेंस है। लेकिन इसका भी एक क्विक समरी कर सकते हैं। क्विक समरी है 4 चीज़ें। सबसे पहला जिसको हम बोलते हैं लग्न राशि।
या असेंडेंट। तो लग्न राशि क्या है कि जिस समय आपका जन्म हुआ है उस समय कौन सा लग्न उदय हो रहा है। तो इसको आसान भाषा में अगर आप अपनी कुंडली बनाते हैं कहीं भी, तो पहले भाव में जो राशि आ रही है पहले हाउस में, वो आपका असेंडेंट है। आज के दिन में जो सॉफ्टवेयर्स हैं वो बाय डिफॉल्ट आपको लग्न या असेंडेंट लिखा हुआ बता देते हैं, आपको चार्ट देखने की जरूरत भी नहीं है। अब तो काफी सारे ऐसी ऐप्स हैं जिसमें आप बिल्कुल, जाके अपनी आप डिटेल्स डेट डालिए, डालिए। आपको वाह, असेंडेंट लिखा हुआ आ जाएगा। दूसरा हो गया चंद्र राशि, जिसको मून राशि बोलते हैं। मतलब आपके जन्म के समय चंद्रमा कौन सी राशि में था। आम बोलचाल की भाषा में जब हम राशि की बात करते हैं तो चंद्र राशि की बात कर रहे होते हैं। तीसरा होता है सूर्य राशि। सूर्य राशि का मतलब कि सूर्य उस समय कौन सी राशि में है। इसको जो महीनों के हिसाब से हम राशियां लाते हैं वो यूजली सूर्य राशि, क्योंकि सूर्य एक राशि में एक महीने रहता है। एक महीने पूरे लाइफ साइकिल में नहीं, हर महीने। हर महीने। हाँ, हर महीने अपनी राशि बदलेगा। ओके। जैसे अभी वो किसी राशि में है, अगले महीने में दूसरी राशि में चला जाएगा। मोटे तौर पे देखा जाए तो 15 तारीख के आसपास वो राशि परिवर्तन होता है। हर 84 ईयर्स पे वो परिवर्तन एक दिन आगे खिसक जाएगा। जैसे एक सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, मकर संक्रांति हम जब बचपन में थे 14 को मनाते थे, आज 15 को मनाते हैं। अगर हम इसी तरीके से बहुत आगे जाएंगे तो लगभग यहाँ से 80-85 साल के बाद वो 16 तारीख को भी जाएगा। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो पृथ्वी के एक्सिस चेंज की वजह से हो रहा है। हमारी पृथ्वी अपने एक्सिस पे 23 डिग्री झुकी हुई है, जो झुकावट उसकी बढ़ रही है, उसकी वजह से होता है। चौथा हिस्सा होता है नाम राशि, कि आपका जो नाम है उसके आधार पे कौन सी राशि बन रही है। ये चारों मिलकर आपके जीवन को डिफाइन करते हैं। अगर न्यूमरोलॉजिकली जाके देखेंगे तो वहाँ आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, आपका नाम है, सब कुछ इंपॉर्टेंट है। वहाँ आपका जन्मांक है, जो आपका बर्थ नंबर है, डेस्टिनी नंबर है, आपके नाम के नंबर से, ये सब मिलके लिए आपके लिए इनपुट है। आउटपुट क्या है कि आप अपने जीवन में कोई भी गाइडेंस चाहते हो, लाइफ के किसी भी हिस्से में चाहते हो, चाहे मैं कौन सा सब्जेक्ट पढूं, या मुझे हिस्ट्री पढ़ना चाहिए या साइकोलॉजी पढ़नी चाहिए। जब आप दो चीज़ों के बीच में, तीन चीज़ों के बीच में कंफ्यूज है, आपको नहीं पता चला मुझे कौन सा पाथ लेना है, मेरे लिए कौन सा सूटेड है, वहाँ पे एस्ट्रोलॉजी आपकी मदद कर सकता है, वहाँ आपकी एस्ट्रोलॉजी हेल्प कर सकता है। दूसरा, मैं इस कंपनी को ज्वाइन करूँ या उस कंपनी को ज्वाइन करूँ और क्यों करूँ, वो आपको हेल्प कर सकता है। मैं सबसे इम्पॉर्टेंट हिस्सा, मल्टीपल लोगों को मैं पसंद करता हूँ, हाँ, किधर जाऊं किधर जाऊँ किधर ना जाऊँ, वहाँ भी आपकी मदद कर सकता है। राइट। या इनफैक्ट मतलब अभी एक बहुत इवोल्यूशन हो रही है। बहुत सारी डेटिंग कंपनीज हैं जो अपने ऐप्स पे काम कर रही हैं कि कैसे वो एस्ट्रो बेस्ड टेक इनेबल करें, जो आपको वो नाम ही रिकमेंड करे जो आपको एस्ट्रोलॉजिकली सूट कर रहा हो। अगला हो सकता है कि सपोज कि मैं जाके बिजनेस करूँ या जॉब करूँ, वहाँ आपको एस्ट्रोलॉजी मदद करता है। मुझे इंटरव्यू में जाना है, मैं कौन से कलर के कपड़े पहनूं, मुझे बट क्या इससे फर्क पड़ता है इंटरव्यू में? बिल्कुल मेरे को पड़ता कुछ पता ही नहीं है, बात करनी क्या है इंटरव्यू में, मैंने कंपनी के बारे में रिसर्च नहीं करी, जिससे मिलने जा रहा हूँ उसके बारे में नहीं पढ़ा, तो मैं पिंक शर्ट पहन के जा रहा हूँ, मेरे को आपने बताया पिंक शर्ट पहन के जाना, राहुल तुम्हारा इंटरव्यू क्लियर हो जाए, ऐसे थोड़ी होगा सर। देखिए ऐसा नहीं होगा। लेकिन मैं इसका आंसर करता हूँ। जैसे मैंने शुरू में ही बोला था कि एस्ट्रोलॉजी आपको एक एक्सेलरेट कर रहा है। जी। मैं जीरो को कुछ नहीं कर सकता हूँ। जीरो, आपका एफर्ट जीरो है, आई विल रीच टू जीरो। लेकिन अगर आपका एफर्ट 1 है तो मैं एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी से उसको 11 जरूर कर सकता हूँ। बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास नॉलेज होता है बट वो जाके इंटरव्यू में बोल नहीं पाते, बता नहीं पाते, एक्सप्रेस नहीं कर पाते खुद को। तो वो बात फियर ऑफ इंटरव्यू या फिर ऐसा फोबिया नहीं हो गया थोड़ा सा? एक हद तक है। उस फियर को हम कलर से हेल्प कर सकते हैं, उसको बूस्ट कर सकते हैं। मेरे को ऑनेस्टली मतलब एग्जाम्पल के साथ बताओ सर, मैं मतलब चलो एक लाइव एक्सपेरिमेंट करते हैं, ठीक है? आज आई थिंक ऑडियंस विल आल्सो रिलेट टू दिस। ये वीडियो इस मोमेंट, इस टाइम और इस जगह पे, इस तिथि पे कैप्चर हो रहा है ये, ठीक है? तो आप कोई प्रिडिक्शन करके बताओ, मतलब बेसिस ऑन माय दिस थिंग। आई नो आपकी कंसल्टेशन की एक फीस है, ठीक है, आप वो चार्ज करते हो, बट इन दिस वी मे बी बहुत सारी ऑडियंस जो देख रही है दे विल कम अट्रैक्टेड टू यू, है ना? तो मेरे को बताओ कि मेरा जो यूट्यूब का कंटेंट है, जो ये पॉडकास्ट है जो मैं कर रहा हूँ, या मैं बिजनेस जो कर रहा हूँ, वो ग्रो होगा नहीं होगा, कहाँ पहुंचेगा? मेरा गोल है जो मैंने बनाया है, आई वांट टू बी एट $100 million बाय 2030। तो मैं वहाँ पहुंचूंगा कि नहीं पहुंचूंगा? चलो दो तीन चीज़ें हैं। चलिए, दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले जब हम बात करते हैं ना, तो यहाँ पे हमें एक चीज़ ध्यान रखने की ज़रूरत है। प्रेडिक्शन के साथ साथ हमें उस डायरेक्शन में एफर्ट डालना भी ज़रूरी है। मैं प्रेडिक्ट कर दूँ और आज से बोलूँ मैं आज से कोई वीडियो नहीं बनाऊंगा, मैं $100 million बन जाऊंगा, तो ऐसा नहीं होगा। ऐसा आप कभी नहीं कर सकते। नहीं, मैं एफर्ट कर रहा मतलब हूँ। लक फेवर्स द ब्रेव। बट जो चीज़ें आपने बताई, आई रिस्पेक्ट माई पेरेंट्स, आई हैव अ गुड रैपो विद देम, आई रिस्पेक्ट एवरीबडी, आई रिस्पेक्ट टाइम। मैं टाइम से आगे ही चलता हूँ, प्रोएक्टिव हूँ, डेडिकेशन पूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन पूरा है, कमिटमेंट है चीज़ों की तरफ, अपने गोल्स की तरफ काम करता हूँ। आई हैव बीन एबल टू एस्टैब्लिश दिस पॉडकास्ट, लॉन्च इट, कंटेंट की जर्नी कंसिस्टेंटली पिछले 3 साल से कर रहा हूँ, अपने स्टार्टअप पे डेडिकेटेडली लगा हुआ हूँ, टीम के साथ रिस्पेक्टफुल रिलेशनशिप्स हैं,
पार्टनर के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप है। तो ये सारी चीज़ें मेरी प्लेस में हैं अकॉर्डिंग टू मी। मतलब आई एम दैट गाय दैट यू आर टेलिंग जो कर्मा करके जा चुका है, इंटरव्यू में पिंक शर्ट पहनने की देरी है अब बताओ। नहीं नहीं, पिंक शर्ट भी बनाएंगे। सबसे पहली बात तो पिंक शर्ट एक एग्जाम पे का एनेक्डोट है, सबके लिए नहीं जी, है। जी, जी। डिपेंड्स कि हमें क्या चाहिए। देखिए, अगर हम प्रेडिक्शन की बात करें ना, तो अच्छा फ्यूचर, हुँ, लेकिन साथ ही साथ कंट्रोवर्सी भी आएगी, हुँ, तो उसकी तैयारी कर लीजिए हुँ। कि कंट्रोवर्सी कैसे मैनेज करना है। कंट्रोवर्सी तो बढ़िया रहती है ना सर, एनी पीआर इज़ गुड पीआर। नॉट ऑलवेज। तो अगर हम नियर टाइम को देखें तो हाँ। थोड़ा क्राइसिस को लेके हमें ध्यान रखना है, क्योंकि एक क्राइसिस एक ऐसा है जो किसी चीज़ों को लेके कंट्रोवर्सी क्रिएट कर सकती है, कि जो लोगों को उनके पब्लिक आउटरीच को लिस्ट कर सकता है। तो वहाँ हमें थोड़ा कॉशियस रहने की ज़रूरत है। जहाँ तक है ग्रोथ जर्नी की बात करें, अगर हम इसको टाइम बाउंड करें, तो अगले 1 से 1.5 साल के पीरियड को अगर देखें तो एक अच्छा पीरियड रहेगा, एक अच्छा ग्रो करेगा। आपके एक्सपेक्टेशन को आप बीट करेंगे, बीट मतलब करूँगा, हाँ। क्या बात। तो आप 18 महीने बाद मैं दोबारा आऊँगा आपके पॉडकास्ट में और फिर बात पर आपने करेंगे कि कॉन्क्रीट चीज़ नहीं बताई इसमें कोई, ये मतलब दिस इज़, और आपने कैसे जज करा? आपने मेरा टाइम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब चीज़ें तो पूछी नहीं। चलिए मैं आपके दोनों चीज़ों का आंसर करता हूँ। कंक्रीट भी बता सकता हूँ, आप कंक्रीट पूछे, कंक्रीट क्या जानना चाहते हैं, मैं आपको एग्जैक्ट वो नंबर कंक्रीट दूंगा। रहा सवाल कैसे प्रेडिक्ट किया, तो देखिए, एस्ट्रोलॉजी में प्रेडिक्ट करने के लिए आपको ज़रूरी नहीं है कि आपको पर्सन का डेट ऑफ बर्थ टाइम पता हो। आप अगर मेरे सामने बैठे हैं, आपका चेहरा है, ये बॉडी एंड फेस लैंग्वेज रीडिंग है। आपका नाम मुझे पता है, जो अपने आप में न्यूमरोलॉजी से सफिशिएंट इनफ है आंसर करने के लिए। आपके यूट्यूब चैनल को हम ग्रोथ कर रहे हैं, उसकी बात कर रहे हैं, उस चैनल का नाम मुझे पता है। और सबसे इंपॉर्टेंट एक सिस्टम, एक विधा होती है, उसको बोलते हैं प्रश्न कुंडली। प्रश्न कुंडली का मतलब जिस समय आपसे सवाल पूछा गया उस समय को आप यूज कर लीजिए। अब यहाँ पे लोगों के होते हैं कि मुझे कैसे पता भाई, अगर मैं कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो आज की तारीख में कौन सा ग्रह कौन सी राशि में है वो बैक ऑफ द मेरे माइंड होगा। इस समय में जब हम बात कर रहे हैं तो कौन सा लग्न उदय हुआ होगा, कौन सा क्या रहा होगा, वो एक बैकएंड में चार्ट होता है। तो आप डिटेल नहीं भी देंगे तो मैं प्रश्न कुंडली अपने माइंड में कैलकुलेट करता हूँ, मुझे सिर्फ 10 सेकंड लगेंगे। प्रैक्टिस। प्रैक्टिस, दैट इज द प्रैक्टिस, हार्ड प्रैक्टिस। और ये सिर्फ मेरे लिए नहीं है, कि कोई भी कर सकता है। कोई भी एस्ट्रोलॉजर जो प्रश्न कुंडली को जानता है उसको फ्लैट 10 से 30 सेकंड लगेंगे एक प्रश्न कुंडली अपने माइंड में क्यूरेट करने के लिए। हाँ, जो कंसिस्टेंट प्रैक्टिस कर रहा है उसको सॉफ्टवेयर डिपेंडेंट होने के लिए कुछ पूछने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सिंक्रोनिसिटी है। अब आते हैं कंक्रीट पे। आप बताओ क्या कंक्रीट, बताओ क्या जाना चाहते हैं, रेवेन्यू टर्म्स में मेरे को जाना। पता है, इसमें एक डर लगता है कि अगर आपने कुछ गलत चीज़ बोल दी, वो चीज़ मेरे दिमाग में बैठ जाएगी, और जब मैं उसको दिमाग में बिठाऊंगा तो मैं विजुलाइज करूंगा और फिर वो हो जाएगा मेरे साथ। दिस इज अ फोबिया। अगर आपने कुछ अच्छी चीज़ बोली तो मैं वो अपने दिमाग में बिठाऊंगा, उसको विजुलाइज करूंगा और वो भी हो जाएगा। देखिए मैं इसको आंसर करता हूँ। एस्ट्रोलॉजर का पर्पस ये नहीं है कि मैं प्रेडिक्ट करूँ और मैं गायब हो जाऊँ। और यही वजह है कि आप अगर मुझसे कंसल्ट करेंगे, ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है कि आप आए, पैसा दिए, कंसल्ट किए और आप कहाँ मैं कहाँ। आप जब भी हमारे पास आते हैं तो हम आपके साथ एक मॉडल में काम करते हैं, उसको बोलते हैं लैप, लाइफ एक्सेलेटर प्रोग्राम, जो माँ के गोद से आया है। तो यहाँ हम आपको सिर्फ प्रेडिक्ट ही नहीं करते, आपको हेल्प करते हैं कंसिस्टेंटली एक शैडो के रूप में आपको वहाँ टिके रहने के लिए। दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें बताने की होती हैं, कुछ चीज़ें बताने की नहीं होती हैं। क्या बताने की है और क्या नहीं बताने की है, यही एस्ट्रोलॉजर का रियल स्किल है। हर सच बताना जरूरी नहीं, हाँ सच छुपाना भी नहीं है, बट उसको एक तरीके से बताना और किसको बताना है ये भी जरूरी है। क्या पर्सन उस सच को हैंडल करने को तैयार है, ये जरूरी है। ये तो आपने बहुत अगर अच्छी मेरे बात किसी बोली। बताने से अगर आप में डर आ रहा है या आप डर रहे हैं, तो एज ए एस्ट्रोलॉजर वो मेरा फेलियर है। तो मुझे वो चीज़ें बतानी है जो आपको हेल्प करे आपके डायरेक्शन तक पहुंचने के लिए। अब कंक्रीट, आप जो कंक्रीट जानना चाहते हो बताओ, फॉलोअर का नंबर, रेवेन्यू का नंबर, मैं कंक्रीट उस पर आंसर दे चलो सकता हूँ। बिजनेस की बात कर लेते हैं। वेयर विल आई बी इन 18 मंथ्स? दिसंबर 2025 में फिर हम दोबारा मिलेंगे। आफ्टर दिस वीडियो गोज लाइव, दिसंबर 2025 में दोबारा मिलेंगे विद दिस प्रेडिक्शन। ठीक है। अभी आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए या अभी के नंबर से कितने नंबर तक ग्रो करेंगे वो बताओ। एग्जैक्ट वैल्यू बता देते हैं। चलो उसके लिए तो अभी का वैल्यू आपको बताना पड़ेगा। अभी की वैल्यू, हाँ, अभी करंटली सर हमने लास्ट ईयर 1.6 सीआर का रेवेन्यू किया था। अब ग्रोथ स्टेज पे हैं। एक ही साल हुआ है कंपनी को स्टार्ट हुए, 2023 जैन में हमने सेल शुरू करी थी। मतलब इस यूट्यूब पॉडकास्ट की बात करें। नहीं, मैं अपने एनवायरमेंटली बिजनेस की बात कर रहा हूँ। किस और management की? एनवायरमेंटली जो मेरा बिजनेस है, अच्छा मेंस ग्रूमिंग का एक ब्रांड है जो हमने चालू करा था। अच्छा अच्छा। और यूट्यूब का जर्नी मैंने 2021 जून 12 को शुरू करी थी। तो यूट्यूब का भी कुछ 40,000 सब्सक्राइबर्स हैं हमारी, जो फैमिली बन गई है इतनी बड़ी है। तो वो कहाँ पहुँचेगी वो बता दो, जो भी आपको सही लगता दोनों को आंसर करता हूँ। पहले यूट्यूब से शुरू करता हूँ।
यूट्यूब हम बहुत जल्दी 100 के पहुंचने वाले हैं। अरे वाह, तो उसके लिए चलो। एडवांस कॉन्ग्रेचुलेशंस मैं करके जा रहा हूँ। थैंक यू। तो टाइम बाउंड होगा, यहाँ से एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है। बट हाँ, हमें थोड़ा कंट्रोवर्सी का ध्यान रखना है। वो एक है। दूसरा क्या है जो हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, वो है हिडन इमेज की। जो आपने लाल रंग अपने नाम में लाया है लोगों में, ये हिडन इमेज को भी दिखाता है। Oh, really? तो चैनल्स पे भी कंसर्न्स हो सकते हैं, चाहे वो स्ट्राइक्स हो या तरह तरह के मैलान कैंपेन चलते हैं, तो उसके पर्चे हमें प्रोएक्टिवली सेटल रहना है। बाकी अगर हम सब्सक्राइबर नंबर की ग्रोथ की बात करें तो 100 के राउंड द कॉर्नर। जो मुझे आपने टाइम फ्रेम दिया था दिसंबर 25, हम उससे बहुत पहले वहाँ पहुँच जाएंगे, शायद उससे आगे होंगे, सही। उससे पीछे नहीं रहेंगे। रहा सवाल आपके दूसरे बिजनेस के बारे में, जहाँ आपने बोला कि आपने 1.6 किया, हम कहाँ पहुँचेंगे। तो ऑब्जेक्टिवली हम देखें, हमारा एक बहुत अच्छा समय है, इस समय हम एक अच्छे समय काल में गुजर रहे हैं, एक अच्छा टाइम पीरियड है। तो प्रश्न कुंडली का इशारा तो यही है कि वहाँ हम एक हायर 2 डिजिट ग्रोथ, मतलब 30% 32% के आसपास का हम क्लॉक कर रहे होंगे। बाकी वैल्यू टर्म्स में आप खुद कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दिसंबर 25 को जब हम एंड करेंगे तो हम उसी आसपास में, उससे कम नहीं रहेंगे, उससे ज़्यादा रहेंगे, प्रोवाइडेड कि हम वही एफर्ट करते रहें जो एफर्ट अभी कर रहे हैं। तो वहाँ तक हम पक्का पहुँचेंगे। चलो सही है सर। तो 2025 दिसंबर में बैठेंगे सर के साथ दोबारा एक बार बिल्कुल। और चीज़ों में बात करेंगे। बिल्कुल। ठीक है सर, तो ये तो हुई एस्ट्रोलॉजी की बात। अब आते हैं न्यूमरोलॉजी के ऊपर। दोनों में क्या फ़र्क है? देखिए, एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी दो प्रकृति की विधाएं हैं जो हमें हेल्प करता है सेम पर्पस तक पहुंचने के लिए। ऐसा नहीं है कि एस्ट्रोलॉजी अलग काम करता है, न्यूमरोलॉजी अलग काम करता है, दोनों का सेम पर्पस है। अगर मुझे यहाँ से मुंबई जाना हो, मैं ट्रेन से भी जाऊँगा, फ्लाइट से भी जाऊँ, यहाँ हमें समय डिफरेंट होगा, बट एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी में ऐसा नहीं है, वहाँ समय भी सेम होगा। तो ये सिर्फ दो तरीके हैं, दो शास्त्र हैं, दो विधाएं हैं जो हेल्प करता साइंस है। है बेसिकली, दो दोनों अलग दो तरीके। साइंस है। न्यूमरोलॉजी की खासियत ये है, जो एक एडेड बेनिफिट है आज की तारीख में, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो नंबर्स है। जैसे हमारी एम्प्लॉय आईडी हो गया, हमारे घर का नंबर हो गया, या हमारा मोबाइल नंबर हो गया, तो इनको भी हम कस्टमाइज कर सकते हैं, जो न्यूमरोलॉजी बहुत आसानी से आपको मदद कर रहा है। तो ये एक एडेड बेनिफिट है। न्यूमरोलॉजी एक एक्सेलरेटर है जो आपके, और दूसरा हमारा जो नाम है, प्रिडोमिनेंटली हम अपना नाम रोमन लेटर्स में यूज करके लिख रहे हैं, वहाँ न्यूमरोलॉजी बहुत सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि उनको नंबर्स में कन्वर्ट करना, उनको प्लैनेट्स में कन्वर्ट करना बहुत इजीली इस्टेब्लिश्ड है। तो न्यूमरोलॉजी आज के कॉन्टेक्स्ट में आपको हेल्प कर रहा है एक ग्रोथ एक्सेलरेटर के रूप में। चाहे आपका खुद का नाम हो, या आपके पॉडकास्ट का नाम हो, या आपका ब्रांड नेम हो, या कुछ भी हो। और एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बॉलीवुड या पूरी फिल्म इंडस्ट्री, चाहे वो हिंदी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ हो, इन्होंने बहुत डिलीजेंटली पिछले 20 सालों में इनके बेस, एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी के बेस पे नाम हो, लॉन्च डेट्स हो, उसको सिग्निफिकेंटली फॉलो किया है, और एक सिग्निफिकेंट ट्रैक्शन ऑफ द बिजनेस एक्वायर किया है। तो हर बॉलीवुड ज़्यादातर स्टार्स के हाथ में वो रिंग्स दिखती हैं, स्टोन्स पहने होते हैं, दे कंसल्टिंग समबडी। दे कंसल्ट समवन, और उससे ज़्यादा, रिंग से ज़्यादा, जो भी नाम आप देख रहे हो, जो सॉन्ग का नाम देख रहे हैं, मूवी का नाम देख रहे हैं, उनके रिलीज टाइम्स तक देख रहे हैं, सारे के सारे कस्टमाइज्ड है। और ये एक एडिशनल एफर्ट है जो आपको, आपके एफर्ट को एक नया विंग्स दे सकता है। अगर मैंने 10 के लिए मेहनत की है, और इन छोटे छोटे इनपुट से मेरा 10 अगर 15 हो जाए, दैट्स अ विन विन डील फॉर बोथ ऑफ अस। तो वो हमें अचीव करना है। अगर हमने एफर्ट ही नहीं किया है तो हम कहीं नहीं पहुंचेंगे। तो न्यूमरोलॉजी हमें एक अलग पैराडिग्म देता है, एक अलग डायमेंशन देता है लाइफ को बेहतर करने में। चाहे हमें लोगो डिजाइन करना हो, इन सब स्पेशल हिस्से हैं जहाँ पर न्यूमरोलॉजी हैज एडिशनल एप्लीकेशंस। आपने सर किसी को हेल्प करी है लोगो डिजाइन के अंदर, या फिर मतलब इन इन हेल्पिंग आउट विद न्यूमरोलॉजी? कुछ ऐसा इंस्टेंस आप बता सकते हो दैट यू, वो जो मतलब फॉर एग्जांपल ही वाज गोना गेट 1 बट बिकॉज़ ऑफ यू ही गॉट 10। जस्ट वांट टू अंडरस्टैंड दिस विद एन एग्जांपल। देखिए, नाम बताना तो पॉसिबल नाम नहीं मत है। बताओ, एग्जांपल बता वी दो, रिमेन केस। 100% हाँ, केस। कॉन्फिडेंशियल हाँ। ऑन दैट। शास्त्र भी यही बताता है, और हम भी इसी को फॉलो करते हैं कि वी डोंट नेम अवर क्लाइंट्स एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम। तो क्लाइंट हैज़ फ्रीडम टू डू दैट। तो हमने बहुत सारे ब्रांड्स को एडवाइस किया है, इनफैक्ट बहुत सारे लोगों को गाइड किया है। लगभग अभी आज की तारीख में 500 से ज़्यादा ऐसे ब्रांड्स हैं जहां हम लोगों को गाइड कर रहे हैं, लोगों को हेल्प कर रहे हैं उसको बेटर करने में, और अलग अलग स्टेज में हेल्प कर रहे हैं। हमारे पास वैसी भी कंपनियां हैं जो आइडिया स्टेज में हैं, वैसी भी कंपनियां हैं जो प्री आईपीओ हैं और आईपीओ लाने वाली हैं। तो हम उन स्केल में भी हैं जहाँ हेल्प करें। तो बहुत सारे ब्रांड्स हैं जहाँ किया है, जहाँ हम उनके चांसेस को मैक्सिमाइज किए हैं, मैं उनके चीज़ों को बेटर किया है। एक बड़ा इंटरेस्टिंग एग्जांपल यहाँ पे बताऊंगा। मेरा एग्जांपल नहीं है, एग्जांपल मेरे किसी स्टूडेंट का है।
जैसे आप जानते होंगे कि मैं एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पढ़ाता भी हूँ, क्योंकि मैं बहुत पैशनेट हूँ पढ़ाने का। क्योंकि मुझे लगता है कि मैं अगर कंसल्ट करूँगा तो मैं लिमिटेड लोगों को कंसल्ट कर पाऊँगा, क्योंकि ऑब्वियसली मेरी बैंडविड्थ कम है। एंड तो पढ़ाना एक बहुत आसान तरीका है लोगों तक उस नॉलेज को पहुँचाने का। तो एक स्टूडेंट, ये कहानी मैंने शेयर भी की थी पहले भी। तो वो CFO है करंटली एक ज्वेलरी ब्रांड के, अराउंड 5,000-6,000 करोड़ का ब्रांड है उनका अभी, जिसके मल्टीपल रिटेल स्टोर्स हैं इन महाराष्ट्र एंड गुजरात एंड अदर पार्ट्स ऑफ कंट्री। उन्होंने हमारे एस्ट्रोलॉजी और फाइनेंशियल एस्ट्रोलॉजी को यूज करके अपने कैंपेन्स चलाए हैं, जो उनको काफ़ी हेल्प किया है। ये पूरी एग्जैक्ट कहानी जो उन्हीं का मैं अपने वर्जन से बता रहा हूँ। उन्होंने 2-3 जगह हमारे चीज़ों को यूज़ किया, जो कोर्स की लर्निंग थी। उन्होंने एस्ट्रोलॉजी को कभी भी स्टैंड अलोन यूज़ नहीं किया, हमेशा अपने बिजनेस और फाइनेंशियल नॉलेज के साथ यूज किया। तो जब आप एस्ट्रोलॉजी को अपने बिजनेस एक्यूमेन के साथ जोड़ते हैं तो आपको एक नया डायमेंशन मिलता है। 3 यूज केसेस है जो उन्होंने शेयर किया। पहला यूज केस, जो उनके कस्टमर्स थे, करंट कस्टमर्स, उनके मोबाइल नंबर्स और उनके नाम के नंबर्स के बेस पे टारगेटेड मार्केटेड कैंपेन्स, कि उनको क्या प्रमोशनल ऑफर भेजना है, कब भेजना है और किस टाइम पे भेजना है। इनको उन्होंने न्यूमरोलॉजिकली और एस्ट्रोलॉजिकली सिंक्रोनाइज किया और भेजा। इन्होंने वहाँ पे उन्होंने लगभग जब वो ये नहीं कर रहे थे तो वो लगभग 23-24% CTR ले रहे थे, मतलब उनके अपने कैंपेन्स पे। जब उन्होंने ये कस्टमाइजेशन किया मोबाइल नंबर और नाम के बेस पे, उनका जो वो CTR है वो एक सिग्निफिकेंट जंप आ गया, लगभग 42-43% के आसपास, विच इज अ गुड जंप, बिग जंप इन द दिस बिजनेस। इज वेरी इनफैक्ट गुड जंप। और ये नहीं कि सिर्फ दिस इज वन ऑफ द टाइम, कंसिस्टेंटली वो उसको परफॉर्म कर रहे हैं, उसको मैक्सिमाइज कर रहे हैं। ये नहीं कि एवरी टाइम इट विल परफॉर्म, इट हैज अ फेलियर रेट एज वेल, आई एम ओपन टू एक्सेप्ट। ये मेथड फेल भी किया, एक बार उनका वो जंप नहीं आया, उनके नॉर्मल CTR के आसपास ही रह गया, क्योंकि वो टाइमिंग अच्छा नहीं था उस समय। बट ओवरऑल अगर हम देखें तो 10 out of 9 टाइम्स दिस हैज वर्कड फॉर देम। दूसरा जो उन्होंने यूज किया एस्ट्रोलॉजी की लर्निंग को, वो यूज किया प्राइसिंग में, कि कब मुझे कब ऑफर डेट्स लाने हैं, कब मुझे कोई ऑफर लेके आना है। तो हमने उसको बहुत केयरफुली क्राफ्ट किया, पंचांग से, एस्ट्रोलॉजी से और न्यूमरोलॉजी से, ताकि वो सेल करे, किस मोमेंट पे उसको शुरू करना है। तीसरा जो उन्होंने यूज केस किया, वो किया अपनी अट्रिशन रेट को मैनेज करने में। अच्छा, कि जो उनके लोग हैं, जो छोड़ उनके जाते स्टाफ हैं, है, खासकर वो जो सेगमेंट है, जब आप मतलब क्या बोलता हूँ, जो एक ब्लू कॉलर जॉब मार्केट है सो कॉल्ड, वहाँ पे अट्रिशन रेट बहुत हाई होता है। बिल्कुल, इट्स वेरी इजी टू स्विच, इट्स अ वेरी इजी टू स्विच। एंड वहाँ पे उन्होंने एक बहुत सिग्निफिकेंट ब्रेक थ्रू किया, क्योंकि वो सबका नंबर जानते थे, डेट ऑफ बर्थ जानते थे। डेट ऑफ बर्थ नहीं भी पता था, नाम और मोबाइल नंबर पता था, तो ही यूज्ड टू नो कि पर्सन के दिमाग में क्या चल सकता है। तो प्रोएक्टिवली वो लोगों से बात करते थे, ताकि इट हेल्प देम कि पर्सन कहीं बुरे जोन में ना चला जाए। सो ही रिमेन्स इंगेज टू द बिजनेस, और वो इंटरेक्शन उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल था। दिस इज द रियल, एंड दिस इज जस्ट वन ऑफ द इंस्टांसेस। हम दूसरा क्या है कि ऐसा नहीं कि हम काम करें, दूसरा वी ऑल्सो वर्क विद ब्रांड्स जो प्री सीड है या जस्ट आइडिएशन स्टेज पे। वहाँ पर क्या है, एंड वहाँ पे हम ऐसे भी काम करते हैं कि ठीक है आप आइए, बी विथ अस, वी हैव आवर ओन लॉन्च पैड्स, जहाँ हम उनको हेल्प करते हैं, नॉट इन द टर्म्स ऑफ मनी बट इन द टर्म्स ऑफ कि कैसे आपके हम कॉस्मिक लक को ट्यून कर सकते हैं। एंड अगर हमें लगता है कि बिजनेस प्रॉमिसिंग है या पर्सन प्रॉमिसिंग है, जो ऑब्वियसली हमारे प्री क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया को मैच करता है, तो हम उसको एक सक्सेस फी पे ले जाते हैं। 0 सेट ऑफ फी मीन्स यू डोंट हैव टू पे एनीथिंग टू मी, बट यू हैव अ सक्सेस फी, मतलब व्हेन यू सक्सीड आई विल चार्ज दैट अमाउंट। और ये हमारा एक बहुत यूनिक सेगमेंट है, जहाँ वी हैव मेनी प्रॉमिसरी नोट्स इन कमिंग ईयर्स टू कम, एंड मोस्ट ऑफ द ब्रांड विल सक्सीड ओवर देयर। सही है। तो अगर कोई स्टार्टअप फाउंडर है जो अभी आइडिया स्टेज पर है, हाँ, तो अगर आपके क्राइटेरिया फिट होते हैं तो आप उसको फंड भी करते हो और आप उसको हेल्प हाँ, भी करते बिल्कुल। हो। इनफैक्ट मतलब यहाँ पे बहुत सारा सबके, अभी हम फंड में नहीं हैं, बट वी एम, या हमारा एक एम है, मैं गोल नहीं बोलूँगा, एम है कि हम अपना इन्वेस्टमेंट फंड भी लेके आ रहे हैं, प्योरली बेस्ड ऑन एस्ट्रोलॉजी, कि हम एस्ट्रोलॉजी के बेस पे स्टार्टअप्स को पिक करेंगे एंड विल इन्वेस्ट इन देम एट प्री सीड एंड द आइडिया स्टेज, एंड वैसे भी अभी तो एस्ट्रोलॉजी में इतने सारे स्टार्टअप्स पैसा उठा ही रहे हैं। विल डिलीवर द आउट। नहीं, वो एस्ट्रोलॉजी स्टार्टअप्स पैसा उठा रहे हैं, यहाँ हम एस्ट्रोलॉजी के बेस पे फंड कर रहे हैं। नाइस, उल्टा कर दिया आपने, रिवर्स कर तो दिया। हमने रिवर्स कर दिया। तो इट्स गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग एरिया टू बी। एंड देखिए, इट्स नॉट कि आपके एफर्ट को मैं मैक्सिमाइज कर सकता हूँ, आपके एफर्ट को मैं बड़ा कर सकता हूँ, अगर आपका नुकसान होना है उसको रिड्यूस कर सकता हूँ। बस कंडीशन ये है, यू नीड टू बी प्रोएक्टिव। अगर आप प्रोएक्टिव नहीं, आप मुझे ये बोलोगे कि अभी आप मेरे पास आओ, मेरे 6 महीने के बाद के ठीक को ठीक कर दो, आई मे ट्राई, मे नॉट सक्सीड, बट अगर आज से कुछ साल बाद की कोई घटना है, वहाँ मैं जरूर हेल्प कर सकता हूँ।
एस्ट्रोलॉजी इज नो मैजिक, ये नहीं है कि रातों रात में चीज़ें बदल दूंगा, बट इफ़ यू बी विथ अस, बी विथ द सेटअप, तो डेफिनेटली आप इसको लिवरेज कर सकते हैं। तो और ये एक एडिशनल पैराडिग्म है, जहाँ आप इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, इतना एफर्ट कर रहे हैं, इतना सब कुछ कर रहे हैं, तो ये एक एडिशनल मेट्रिक आपके डिसीजन मेकिंग को शार्पन कर सकता है, बेटर कर सकता है। और ये सिर्फ हम नहीं करते। जैसे अभी ऑफ लेटली एक बड़ा वायरल न्यूज हुआ था, एक लिस्टिंग सिनेरियो थी एनएससी पे एक अल्कोहल ब्रांड की, या वाइन या अल्कोहल ब्रांड की, और वहाँ एक पंडित जी पूजा करा रहे थे, एंड देयर वर मेनी मेम्स अराउंड दैट कि ओनली इट हैपेंस इन इंडिया। कि भाई मैंने उस पोस्ट पे भी रिएक्ट किया था और बोला था ऐसा नहीं है। यू गो टू एनी कॉर्पोरेशंस ऑफ द ग्लोबल, उनके बैकएंड पे होता है। इधर उसको वो एस्ट्रोलॉजर बोले, पंडित बोले, साइकिक नहीं, हम बोले। भी करते थे सर, सनबर्न के हमारे कोई भी फेस्टिवल, कोई भी इवेंट, हमारी हमेशा हनुमान चालीसा होती थी, पूजा होती थी, स्टाफ को पूरा प्रसाद बंटता था, फिर शुरू होता था। बिल्कुल, तो क्योंकि नहीं, आप 10-20 हज़ार लोगों को बुला रहे हो ग्राउंड पे, एक भी कोई वो हो गई घटना, बिल्कुल तो दिक्कत हो जाती है ना सर। बिल्कुल। तो यहाँ पे क्या है कि हर अलग अलग तरीके से करता है। कुछ लोग उसको एक्सेप्ट करना चाहते हैं, कुछ लोग एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। ये क्या है, और इसमें एक्सेप्टेंस से ज़्यादा क्या है कि दिस इज गोइंग टू हेल्प यू आउट। तो एक पॉजिटिव चीज़ें हैं, एक एडिशनल स्टेप आपको एक एडिशनल सेफगार्ड दे सकता है। राइट, राइट, करेक्ट, एब्सोल्युटली। तो सर ये तो हो गई एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी की बात। फिर एक और चीज़ है वास्तु, जो कि आई थिंक काफ़ी लोग आजकल अपना ऑफिस सेटअप करने से पहले ये सब चीज़ें देखते रहते हैं। कुछ लोग बता देते हैं कि ऐसा कर लो, वैसा कर लो। बेसमेंट को माना जाता है, मैं इसलिए डिस्कस कर रहा हूँ क्योंकि मैं बेसमेंट में बैठता हूँ, और मैं स्ट्रांगली बिलीव करता हूँ कि ये चीज़ बोली गई थी कि वेंटिलेशन होना चाहिए, लाइट आनी चाहिए सफिशिएंट, तो आपको एक ब्राइट माहौल में बैठ के काम करना चाहिए, तो उससे क्या है, हवा भी आती है, फोकस रहता है, फ्रेश एयर मिलती है आपको, दिमाग सही से काम करता है। पर अब क्या है ना सर, प्रॉपर्टीज़ के रेट गुड़गांव में फायर पे हैं, ठीक है? तो आप अच्छी खासी प्रॉपर्टी में बैठे हुए हो और आप उसके अंदर बेसमेंट जैसा स्पेस यूटिलाइज़ नहीं कर रहे हो, तो वो एक कॉन्ट्रडिक्शन हो जाता है। तो क्या बंदे को क्या सोचना चाहिए? क्या बेसिक्स ऑफ वास्तु दे कैन फॉलो फॉर एन ऑफिस सेटअप और फॉर होम सेटअप? देखिए सबसे पहली चीज़, इसमें दो चीज़ें शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि वास्तु क्यों बात करें। भाई एस्ट्रोलॉजी भी आ गई, न्यूमरोलॉजी भी आ गई, वास्तु क्यों आ गई। अब सिंपल एग्जांपल ले लेते हैं, पानी है। आप पानी को बॉटल में डालिए और ग्लास में डालिए, दोनों का शेप अलग अलग होगा। वैसे ही हमारा शरीर है, हम अलग अलग जगह पे होंगे। हम पहले भी बात करते हैं लैंड एनर्जी के बारे में। तो वास्तु हमारे सोच को इम्पैक्ट करता है, हमारे मन को इम्पैक्ट करता है कि हम कहाँ हैं, किस वेसल में, हम बॉटल में हैं कि ग्लास में है या जग में, या कहाँ है। पानी सेम है, सेम आरओ से पानी आ रहा होगा, बट अलग अलग शेप एक्वायर कर लेगा। तो वास्तु एक वेसल की तरह है जहाँ हम इनकैप्सुलेटेड। ये घर, ऑफिस, हर जगह लागू है। दूसरा हिस्सा, क्या बेसमेंट्स हमेशा गलत है? तो नहीं, ये एक मिथ है। देखिए दो चीज़ें होती हैं, कुछ चीज़ें किसी समय काल के हिसाब से सही होती हैं, बट आज के सेटअप में बात करें तो बेसमेंट ऐसा नहीं कि हम उसको कंप्लीट छोड़ दें या ख़त्म ही कर दें, बिकॉज दैट्स अ प्रॉपर्टी, हमने इन्वेस्ट किया है। तो वास्तु में उसके करेक्टिव रेमेडीज भी बताए गए कि कैसे हम वास्तु सिर्फ ये नहीं है कि हमने घर का नक्शा देख लिया काम बन गया, वो वास्तु का एक हिस्सा है। वहाँ की एनर्जी है, हमारा इंटरनल डेकोर कैसा है, उसको भी हम यूज कर सकते हैं, लिवरेज कर सकते हैं। अगर कोई प्रॉब्लम है, अगर कोई चीज़ें हैं जो सही नहीं हैं, तो उसको बेटर करने के लिए, उसको फिल करने के लिए। तो वास्तु हाईली सब्जेक्टिव है, डिपेंडिंग अपॉन कि हम कहाँ कर रहे हैं और किसके लिए कर रहे हैं। मतलब जिस पर्सन के लिए वास्तु कर रहे हैं वो मैटर करता है, उसको बोलते हैं एस्ट्रो वास्तु। मतलब जो पर्सन मेरा है, जो जो पर्सन वहाँ का करता धरता है, उसके हिसाब से वो वास्तु सपोर्ट करनी चाहिए, उसके हिसाब से वास्तु फेवरेबल होना चाहिए। और फिर वहाँ की एनर्जी, एनर्जी एक ऐसा हिस्सा है जिसको हम ऑफन इग्नोर कर देते हैं, जो हमें इग्नोर नहीं करना। और हर चीज़ जो हम इसमें जानते हैं, सब में इसमें क्यूरेटिव एक्शंस हैं, सब में इसमें सॉल्यूशंस हैं जो हम कर सकते हैं, जो चीज़ों को बेटर कर सकते हैं। जैसे अगर गुड़गांव की अपन बात कर लें, बहुत सारे ऐसे सोसाइटीज़ आपको मिलेंगे जो बहुत जल्दी टाइम पे बन जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। अच्छे अच्छे बिल्डर्स हैं, उनके फ्लैट्स हैं, सोसाइटीज़ हैं, अपार्टमेंट्स हैं, अटके पड़े, सालों साल से अटके पड़े। और उसकी एक बहुत बड़ी वजह है कि वहाँ अगर उन लैंड्स को आप देखेंगे, उनको जाके स्टडी करेंगे, वो लैंड ही गड़बड़ था। उन्होंने सही से उस प्रिंसिपल को नहीं लिया। अगर उन्होंने जो 400 करोड़ या 500 करोड़ उन्होंने लिया, अगर वहाँ थोड़ा खर्च करके वो वास्तु का काम कर लिए होते, शायद वो प्रोजेक्ट नहीं फंसता। एक बड़ा अच्छा एग्जांपल दूंगा यहाँ पे। एक ग्रुप ऑफ बायर्स हैं जो हमारे पास अप्रोच किए फ्रॉम महाराष्ट्र से कि हमने एक प्रोजेक्ट लिया है एंड वो प्रोजेक्ट फंसा पड़ा है, वो बिल्डर कंप्लीट नहीं कर रहा है, बिल्डर बैंकरप्ट हो चुका है एंड इवेंचुअली दे हैव टू गो फॉर अनदर बिल्डर। वहाँ पे सारे ओनर्स ने इन्वेस्ट किया,
क्योंकि ऑब्वियसली उनके पैसे फंसे हैं, हीवी ट्यून्स में फंसे हुए हैं। एडिशनल इन्वेस्टमेंट विद इन अ स्पैन ऑफ लेस देन 6 or 7 months डिसीजंस भी आए हैं, नया बायर इज रेडी टू टेक इट अप एंड थिंग्स विल गेट सॉर्टेड। तो जो हम इतने साल से वेट कर रहे थे, 4 या 5 साल से, उस डिसीजन को उन्होंने जिस समय दिस जस्ट उन्होंने उपाय किया एंड विद इन 6 months or 7 months दे हैव गॉट द डिजायर्ड रिजल्ट एज वेल। तो यहाँ पे चीज़ें मैटर करेंगी, बट ये है कि आपका बिलीफ, आपका फेथ बहुत मैटर करता है। इफ़ यू डोंट बिलीव इट, इट वोंट वर्क फॉर यू, एज सिंपल एज इट इज। करेक्ट, ये आपने आई थिंक बिलीफ इज द बेसिक देखिए, फॉर एवरीथिंग। बिलीफ क्या है कि हमारी एनर्जी को तय करता है कि हम कितना तैयार हैं उस एनर्जी को ग्रैब करने के लिए, उस एनर्जी को रिसीव करने के लिए, वो बिलीफ तय करता है। जी, ये सर एक चीज़ और भी मैंने बहुत नोटिस करी है कि एस्ट्रोलॉजी में, न्यूमरोलॉजी में ना, ये लाइक लॉट ऑफ पीपल रेकमेंड दीज थिंग्स विच आर वियर्ड। वो प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने के लिए बोलते हैं, गाय को रोटी खिला दो गौशाला जाके, कील फेंक के आ जाओ नदी में जाके, आई डोंट नो, लाइक सम वियर्ड टास्क दे विल गिव यू विच इज सक्स द लाइफ आउट ऑफ डूइंग समथिंग, एंड देन फिर आपको लगता है कि यार मैं क्यों ही कर रहा हूँ, सब उपाय जो बताते हैं सो कॉल्ड। उपायों पे आपका बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई पर्सन किसी उपाय से कोरिलेट नहीं कर पा रहा है, तो ये एस्ट्रोलॉजर की वहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी है, न्यूमरोलॉजिस्ट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उसको चेंज करे, वो सॉल्यूशन दे जो प्रैक्टिकली फिजिबल है। अगर कोई उपाय आज की तारीख में प्रैक्टिकली फिजिबल नहीं है, तो दैट इज़ गुड लाइक नथिंग। तो देखिए, बहुत सारे उपाय हैं जो किसी समय में संभव था, आज वो संभव नहीं है, तो हमें आज के समय से खुद को बदलना पड़ेगा, नए उपायों को इवॉल्व करना पड़ेगा। यहाँ एस्ट्रोलॉजर की खुद की अपनी रिसर्च, खुद का अपना ऑब्जर्वेशन स्किल बहुत काम आता है। जैसे एक बहुत बड़ा तबका था जिनको संस्कृत आसानी से आता था, तो मंत्रोच्चार अच्छे से कर लेते थे। आज एक युवा वर्ग है, एक है जिसको संस्कृत नहीं आती, वो मंत्र शायद ना कर पाए, या कहीं ना कहीं उसके मन में एक डर बैठा, कहीं मुझसे गलती ना हो जाए। वहाँ मैं उसको उसके अल्टरनेटिव्स हो सकते हैं जो बता सकता हूँ। तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि मेरे पर्सन के लिए फिजिबल क्या है, क्या वो कर सकता है, और क्या वो पूरे विश्वास के साथ कर सकता है, वो उपाय हमें ऐड करने हैं। तो कोई उपाय वियर्ड नहीं है, बस वो एक समय काल के हिसाब से शायद सूटेड नहीं है, मतलब मिसफिट एट पर्टिकुलर पॉइंट हो सकता है। तो ये एक एस्ट्रोलॉजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो डिटरमाइन करे कि वो मार्केट फिट है या नहीं, वो पर्सन फिट है या नहीं, वो जरूरी है। सही है, परफेक्ट। सर हमारी मेरे पास तो इतने सारे सवाल हैं अभी, आई थिंक एक दो पॉडकास्ट हम लोग और करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। लेट्स रिलीज दिस को एब्जॉर्ब करते हैं थोड़ा सा, और प्रश्न जो आएंगे, कुछ कमेंट्स आएंगे, उनको भी इंक्लूड करेंगे नेक्स्ट टाइम, और डिस्कशन करेंगे थोड़ा सा, क्योंकि बहुत वास्ट टॉपिक है, अपना समय बहुत कम है इस चीज़ के लिए। तो आई थिंक मैं आपसे लास्ट कंक्लूडिंग थॉट ये पूछना चाहता हूँ कि आपको अगर कोई ढूंढना चाहता है, आपसे कनेक्ट करना चाहते हैं, तो वो कहाँ पे आपसे बात कर सकते हैं? देखिए, कंक्लूडिंग थॉट, मुझसे कनेक्ट करने के लिए गूगल इज़ द बेस्ट ऑप्शन। तो मेरा नाम गूगल कर लीजिए, यू विल फाइंड मी आउट, दैट्स बेस्ट है। बिल्कुल, तो आप डिस्क्रिप्शन के लिंक से भी देख सकते हैं। यहाँ ज़रूरी है कि आप चीज़ों को इस पॉजिटिव सेंस में सोचें कि हम एस्ट्रोलॉजी को जादू के रूप में नहीं, अपने एक सपोर्ट सिस्टम के रूप में यूज करें। ये एक बहुत ज़रूरी है हमें इम्बेड करना। आप लाइफ हो, बिजनेस हो, प्रोएक्टिवली करें, प्रोएक्टिवली चलेंगे, दैट विल हेल्प यू आउट। थैंक यू सो मच सर, इट वाज अ प्लेजर टू हैव यू ऑन द शो, एंड आई थिंक जल्दी मिलेंगे हम एक और नए एपिसोड के अंदर, एंड आई होप यू गाइज लाइक्ड इट। आपको एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, द साइंस बिहाइंड दिस, द लॉजिक दैट सर गेव अस टुडे, आई थिंक वाज क्वाइट, मतलब समझने में बहुत हेल्प हुई। इनको थोड़ा अब्जॉर्ब करते हैं। कुछ क्वेश्चंस होंगे तो कमेंट्स में ज़रूर बताना, मैं सर को पेस्टर करूंगा, एक और एपिसोड के लिए आएंगे हमारे साथ और जवाब देंगे उनका। थैंक्स लॉट फॉर ट्यूनिंग इन गाइस, दिस इज मी राहुल बडेसरा साइनिंग आउट। अगले हफ्ते फिर मिलते हैं एक इंटरेस्टिंग गेस्ट के साथ, एंड अंटिल देन रिमेंबर, लाइफ इज मोर फन व्हेन यू आर एट द टॉप ऑफ योर गेम।